अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ केमिस्ट्री फॉर ऑल बाय अयाज। आज जो हमारा टॉपिक है वो है चार्ल्स लॉ के हवाले से। जेकस चार्ल्स has proposed two laws about the ideal cases. One was a single law which is called as Charles law. दूसरा अगली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो है चार्ल्स एंड गायलोसिक्स लॉ। कि गायलोसिक्स और चार्ल्स ने इकट्ठे एक लॉ पेश किया है, उसको भी गेस लॉ कहते हैं, लेकिन उसे चार्ल्स प्लस गायलोसिक्स लॉ कहते हैं। और ये सिंपल चार्ल्स लॉ है। जेकस चार्ल्स ने डिफ्यूजन पे भी काम किया है। तो इसने भी एक लॉ बनाया था, इसने गैसेस पे काम किया है, फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी की है, फिजिकल क्वांटिटीज को निकाला है। और द स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ इज दैट वॉल्यूम और टेंपरेचर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होगा। कॉमन सेंस की बात है कि हमारे पास एक गैस है, आपको पता है कि जब सर्दियां ज्यादा हो जाती है तो अक्सर सिलेंडर में गैस फ्रीज हो जाता है। तो हम अपने घरों पे क्या करते हैं, अगर हमारी औरतें तंदूर पे रोटी अक्सर पकाती है तो गैस को तंदूर के साथ रखते हैं या सन में रखते हैं या धूप में रखते हैं। तो क्या हो जाता है, उनको एनर्जी मिल जाती है, उनका टेम्परेचर सिलेंडर का ज्यादा हो जाता है, गैस की एनर्जी ज्यादा हो जाती है। तो एनर्जी ज्यादा होने की वजह से गैस ऊपर की तरफ आ सकता है, बल्कि आ जाता है। तो उससे हम फिर गैस को बर्निंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दैट इज द कॉमन सेंस के टेंपरेचर ज्यादा होने से वॉल्यूम में इजाफा होगा। तो लेकिन प्रेशर कांस्टेंट होगा। और कौन सा प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट। दैट इज द मीनिंग ऑफ चार्ल्स लॉ। अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन शो करेंगे तो अगर मेरे पास ये दो कंटेनर है, इसमें है 1 2 3 4 5 6, ये 6 मॉलिक्यूल है गैस के, और मैं इसको कहता हूँ गैस नंबर ए। और इसका इनिशियल वॉल्यूम क्या है? V1 है। इनिशियल टेंपरेचर क्या है? T1 है। अब इसको हम बाहर से हीट देते हैं, एनर्जी देते हैं। जब हीट और एनर्जी देंगे तो इनके ऊपर हमने पिस्टन भी रखा होता है। और वो पिस्टन कौन सा पिस्टन होगा? वो पिस्टन मूवेबल पिस्टन होगा, फ्रिक्शनलेस पिस्टन होगा। तो जब गैस को हम हीट देंगे तो इनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, टेंपरेचर बढ़ जाएगा, T1 से T2 की तरफ आ जाएंगे, तो वॉल्यूम में इजाफा हो जाएगा। तो इस तरह का माहौल यहाँ पर बन जाएगा। और पिस्टन की जो ओरिजिन पोजीशन थी वो यहाँ पर थी, अब यहाँ पर आ चुका है। तो वॉल्यूम कितना बढ़ चुका है? V2 बढ़ चुका है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ चार्ल्स लॉ कि टेंपरेचर ज्यादा करने से वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। वॉल्यूम का मतलब है कि गैस मॉलिक्यूल के दरमियान जो स्पेसेस है वो बढ़ जाएंगे। गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसेस बढ़ जाएंगे, उनकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, उनका डिफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा, उनका इफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा, उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा, उनकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, उनकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि अब उनके लिए ज्यादा स्पेस अवेलेबल है for zigzag motion, for irregular motion. Therefore, volume is directly proportional to temperature according to Charles law, and that was the statement of Charles law, and that is the diagrammatic representation that how volume and temperature are directly related with each other. After this, we will discuss the mathematical derivation of Charles law. Now look here. If I go to the mathematical derivation of the Charles law, so what should be written? I will write volume is directly proportional to temperature, लेकिन यहाँ पर प्रेशर में कांस्टेंट रखूंगा। अगर मैं कहता हूँ वॉल्यूम इज इक्वल टू K ओवर T, तो K हमारे पास क्या है? K हमारे पास कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या करेगा? दो वेरिएबल है यहाँ पर, मेरे पास वॉल्यूम है और टेम्परेचर है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, वॉल्यूम डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर ज्यादा होगा तब वॉल्यूम ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा तब वॉल्यूम कम होगा। तो इसलिए एक ऐसा दो वेरिएबल्स की वैल्यू अगर हम निकालना चाहते हैं तो हम कांस्टेंट लगाते हैं। तो कांस्टेंट का ये मतलब है कि वेरिएबल्स के दरमियान वैल्यू हम निकालना चाहते हैं। अब अगर मैं K को मालूम करूंगा तो मैं दोनों साइड को T पे डिवाइड कर लूंगा, V डिवाइडेड बाय T हो जाएगा, और यहाँ पर मैं K लिखूंगा। अगर मैं इन इक्वेशन को एक्सपेंड कर लूंगा तो मैं V1 डिवाइडेड बाय T1 लिखूंगा। इनिशियल कंडीशन ऑफ द सिस्टम in which the gas is present, then the final condition of the system
when it is heated from the outside resources. So temperature has been increased, volume will also increase, and it becomes K. How can I prove this equation? That V1 divided by T1 and V2 divided by 2 is equal to K. कि इनका जो रेशो है वो क्यू कांस्टेंट के बराबर होगा। तो जितना टेम्परेचर ज्यादा हुआ है उतना वॉल्यूम ज्यादा होगा। दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, तो दोनों से भी सेम वैल्यू आएगी। जिस तरह बॉयल्स लॉ में PV इज इक्वल टू कांस्टेंट के बराबर मैंने दिया। अभी आप गौर से देखिए, मैं लिखता क्या हूँ, V1 divided by T1 is equal to V2 divided by T2 is equal to K। अगर मेरे पास वॉल्यूम है 20 डेसीमीटर क्यूब और मेरे पास जो टेम्परेचर है वो 400 केल्विन है, केल्विन स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्केल के बराबर है, तो इसलिए मैं केल्विन में लेता हूँ। आप सेंटीग्रेड में भी ले सकते हैं। केल्विन इज इक्वल टू सेंटीग्रेड प्लस 273 के बराबर है। तो अगर सेंटीग्रेड में हमारे पास टेम्परेचर है तो हम केल्विन में डायरेक्ट इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब टेम्परेचर मैंने कितना कर लिया, T1 400 था, अब T2 में क्या करता हूँ, T2 मैंने 800 कर लिया, तो इसके डबल हो जाएगा, 20 से 40 में चला जाएगा, तो वॉल्यूम इतना हो चुका है। ठीक, अब 1 0 1 0 के साथ कैंसिल होगा, यहाँ पर 1 0 1 0 के साथ कैंसिल होगा, यहाँ पर 2 1 0 2 और यहाँ पर 20 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 आ जाएगा और इसी, तो मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास 1/2 इससे भी आ चुका है, दूसरे से भी 1/2 आ चुका है और इज इक्वल टू कांस्टेंट के बराबर हुआ है। तो इसका मतलब है कि बॉयल्स चार्ल्स लॉ में जो वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रेशो है ये भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतने वॉल्यूम में भी इजाफा होगा। That is the meaning of the ratio of the Charles law, V1 divided by T1 and V2 divided by T2, that how it is equal to K constant. That is the meaning of this equation. Now if we want to draw the diagrammatic representation, तो अगर आप diagrammatic representation ड्रा करना चाहते हैं वो भी इंतहाई आसान है। मैं आपके लिए एक डायग्राम प्रपोज करता हूँ और वो डायग्राम ये हो जाएगा, दरमियान में आप इस तरह लाइन लगाएं। ठीक है, ये एक हिस्सा बढ़ चुका है तो मैं इस तरह, दरमियान में आप इस तरह लाइन लगाएं। अभी आप देखें, अगर मेरे पास टेम्परेचर ज्यादा है T1 तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। अब टेम्परेचर मैंने कम कर दिया है तो वॉल्यूम भी कम होगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। यहाँ पर टेम्परेचर में और कम कर लेता हूँ, वॉल्यूम और कम हो जाएगा। दैट इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन फॉर द चार्ल्स लॉ। अब अगर हम जाते हैं कि नहीं, मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन शो नहीं करना, मैंने ग्राफ शो करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स, तो ग्राफ से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो भी बहुत आसान है। यहाँ पर टेम्परेचर लेके जो कि केल्विन में होगा, यहाँ पर वॉल्यूम लेके जो कि डेसीमीटर क्यूब में होगा, ये y एक्सिस पे चेंज आएगा, यहाँ पर x एक्सिस पे चेंज आएगा। यहाँ पर मेरे साथ जो है वो 200 है, फिर मैंने 400 लिया है, फिर मैंने 600 लिया है, फिर मैंने 800 लिया है केल्विन। ठीक, इसी तरह ये वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब ये देखें, वॉल्यूम यहाँ पर मेरे पास 5 था, फिर 10, फिर 15 था, फिर 20 था, यहाँ पर मैंने 25 लिखा। अब इस 25 को 800 के साथ मिलाए, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा हुए तो वॉल्यूम ज्यादा हुआ। इसी तरह इसको इसके साथ मिलाए, इसको इसके साथ मिलाए, इसको इसके साथ मिलाए, तो इस 800 पे टेम्परेचर ज्यादा है तो वॉल्यूम भी ज्यादा है। यहाँ पर 200 टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम हुआ है तो वॉल्यूम भी कम है, 5 डेसीमीटर क्यूब है, क्योंकि टेम्परेचर भी मेरे पास कम है। अब टेम्परेचर ज्यादा हुआ है, 800 केल्विन की तरफ में चले गया हूँ, तो 800 केल्विन पे वॉल्यूम में इजाफा हुए 25 डेसीमीटर क्यूब आ गया। तो इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। और इस ग्राफ को अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। और फिर इस स्ट्रेट लाइन का कोई नाम तो होगा, हाँ नाम है, उसका नाम है आइसोबार। The graph of the Charles law is called as isobar. Iso means same, bar mean pressure, because the pressure remains constant
ओनली टेम्परेचर एंड वॉल्यूम बोथ इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस, उनमें चेंज आता है। तो आइसोबार अगर आ गया तो आप ये ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, और टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम, that is the meaning of the graphical representation of Charles law, and that was the diagrammatic representation of Charles law। और इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह आपको चार्ल्स लॉ में कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो को लाइक दे, शेयर कर ले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच।